हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ZM क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे, जिसमें हम कंप्लीट टॉपिक के साथ साथ कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। दोस्तों, इस ब्लॉक के तत्व में 13, 14, 15, 16, 17 या फिर 18 या 0 वर्ग के तत्व आते हैं। इनमें बाह्यतम कोश में पी उपकक्ष क्रम से 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी इसके जो बाह्यतम कक्ष होता है, बाहरी शेल होता है, उसमें पी उपकक्ष जो होता है उसमें 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो ऐसे तत्वों को ही पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, और इन तत्वों में कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं? 13, 14, 15, 16, 17, 18 या 0 वर्ग के तत्व आते हैं। ठीक है, इनमें बाह्यतम कक्ष में पी उपकक्ष में, इसमें जो बाहरी कक्ष होता है उसके पी उपकक्ष में क्रम से 1 से 6 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ग्रुप के बारे में, यानी कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स आते हैं। तो ग्रुप 5th A, 6th A, 7th A, 8th A, 15, 16, 17, 18 के एलिमेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, और यह जो होता है, यह नाइट्रोजन का जैसे 7, फॉस्फोरस का 15 और आर्सेनिक का 33 और एंटीमनी का 51 और बिस्मिथ का 83। ठीक है, ये जो है यह क्या है? यह अणुभार है, परमाणु क्रमांक। तो इसी तरीके से इन सबके नंबर होते हैं। ऑक्सीजन 8, सल्फर 16। ठीक है, इस तरीके से आगे कर सकते हैं। जैसे एफ का कितना होता है? 9। ठीक है, 9। नियॉन, ये सारी हेलोजन गैसें होती हैं, तो इसका कितना हुआ? 10, 16, 17। ठीक है, 34, 35। इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। 85। ठीक है, 17 क्लोरीन का है, इसका कितना होगा? 18। ठीक है, 35, 36, 53, 54। ठीक है, 85 और 86। इस तरीके से कंप्लीट ग्रुप नेमिंग हो सकती है। आगे समझते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। तो पी ब्लॉक के तत्व किसी समूह के नीचे, ऊपर से नीचे की ओर आने पर यह संयोजी एस कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का अयुग्मन नहीं हो पाता है, जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं, यानी इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो क्या है इसमें? पी ब्लॉक के तत्व किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो संयोजी एस कक्ष के इलेक्ट्रॉन का अयुग्मन नहीं हो पाता है, पेयरिंग नहीं हो पाती है, तो जिससे वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं समूह 15 यानी 5th A के तत्वों के बारे में। तो ग्रुप 15A यानी 5th A के ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है तो इसे नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार, यानी नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, तो समूह 15 के जो तत्व होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन। उन सारे तत्वों को ही नाइट्रोजन परिवार कहते हैं। और इसके जो तत्व होते हैं उन्हें कहते हैं निकोजेंस, और इनके जो कंपाउंड यौगिक होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो नाइट्रोजन परिवार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी हम सारी डिटेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है क्या? नाइट्रोजन। नंबर 1 क्या है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? इसमें हम लास्ट वाले देखेंगे, यानी NS2 और NP3 टाइप का। और जो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीखा है और ना ही उसकी वीडियो देखी है, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पर मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
तो इसमें कैसे इसका NH2 और NP3 टाइप जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा 2s2 और 2p3, ठीक है, 2s2 और 2p3। और इसकी संयोजकता कितनी होगी, वैलेंसी कितनी है 3। इसमें जो इनकम्प्लीट जो यौगिक होते हैं इनकी संयोजकता 3 और 5 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इसका डी कक्षक का कोई भी खाली कक्षक नहीं होता है, जिसके कारण इसकी संयोजकता 5 नहीं होती है, ठीक है। सेकंड देखते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस इसमें क्या होगा, इसमें 3s2 और 3p3 इस तरीके से कक्षक भरते हैं, पूर्ण होते हैं। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 3 और 5, ठीक है ना, 3 और 5। ये क्यों होती है, अभी मैं आपको कक्षक भर के दिखाता हूं। ये मैं नफली बना रहा हूं, ठीक है। इसके कक्षक कितने होते हैं Sk2, ये मैंने आपको पढ़ाया है। और इसकी पहले कितने होते हैं 3, ठीक है। तो इसमें जो कक्षक कितने भरेंगे 2 और 3 5। इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए और इसका डी कक्षक खाली रह जाता है, जिसके कारण इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 5 हो जाती है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इस तरीके से कंप्लीट आगे हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद क्या है ऑर्सोनिक। इसकी वैलेंसी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 4s2 और 4p3, ठीक है। 4s2 मैं NH2 और NP3 टाइप में बता रहा हूं, आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से देख लेना, ठीक है। NH2 में कितना हो जाएगा 4s2 और 4p3, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन में इसकी संयोजकता वैलेंसी कितनी होगी 3 और 5। फोर्थ नंबर पर है एंटीमनी, इसकी कितनी हो जाएगी 5s2 5p3, 5s2 और 5p3 और संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 और 5, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर है बिस्मिथ, ठीक है। इसे किसने डिनोट करते हैं Bi से। तो इसकी कितनी हो जाएगी 6s2 6p3। लेकिन यहाँ पर इसका अकेंद्रीय युग्म प्रभाव अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर अकेंद्रीय युग्म प्रभाव के कारण इसकी वैलेंसी 5 नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 5 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर डी का कोई भी खाली कक्षक नहीं होता है, जिसके कारण इसकी संयोजकता 5 नहीं होती है। और यहाँ पर क्यों नहीं होती है, यहाँ पर इसलिए नहीं होती है, यहाँ पर अकेंद्रीय युग्म प्रभाव पड़ता है, यानी ऊपर से जब नीचे की ओर संयोजी S का कक्षक जो होता है उसके इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर अयुग्मन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। इस प्रभाव, इसलिए इसे अकेंद्रीय युग्म प्रभाव कहते हैं, मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। इस प्रकार से इसके सारे एलिमेंट्स देख सकते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रोजन परिवार के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो फर्स्ट गुणधर्म इसका क्या है, अवस्था तथा प्रकृति के आधार पर। तो पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार में N गैसीय यानी नाइट्रोजन गैसीय अवस्था तथा अधातु होता है, जबकि फॉस्फोरस ठोस अवस्था तथा अधातु होता है, आर्सेनिक ठोस अवस्था तथा उपधातु होता है, ठीक है। और एंटीमनी की प्रकृति कितनी कैसी होती है ठोस अवस्था, और वह क्या होता है मेटल धातु होता है। और बिस्मिथ की ठोस अवस्था तथा धातु होता है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस होती है और अधातु होती है, फॉस्फोरस ठोस होता है और वो अधातु होती है, ठीक है। इस प्रकार से इनके पांचों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है। सेकंड देखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर। क्रियाशीलता के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी। तो पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार की क्रियाशीलता का क्रम ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता जाता है, ठीक है। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो नाइट्रोजन
का सबसे ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ का नीचे आने पर घटता जाता है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो यह घटता जाता है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर उससे कम फॉस्फोरस, उससे कम आर्सेनिक, उनसे कम किसका? एंटीमनी, और फिर सबसे कम जो होता है वो होता है बिस्मिथ। ठीक है, उससे कम क्या होता है? बिस्मिथ। फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, परमाणविक आकार के आधार पर। ठीक है, यानी एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग। तो पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं का आकार ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी ऊपर से जब नीचे आएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, जब ऊपर से नीचे आएंगे ना तो इसका जो परमाणुओं का आकार होता है वो बढ़ता जाता है, यानी नाइट्रोजन का सबसे कम होगा और बिस्मिथ का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, और परमाणु आकार के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सबसे छोटा किसका होता है? नाइट्रोजन, फिर उससे बड़ा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, सबसे बड़ा किसका होता है? बिस्मिथ का। इस प्रकार से घनत्व के आधार पर, जब घनत्व के आधार पर देखेंगे, ठीक है, सॉरी मैंने ये ऊपर वाला नहीं दिखाया, तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। एक और बार बता देता हूं, परमाणविक आकार के आधार पर पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं का आकार ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबसे छोटा नाइट्रोजन, उससे बड़ा फॉस्फोरस, उससे बड़ा आर्सेनिक और उससे बड़ा एंटीमनी और उससे बड़ा बिस्मिथ। ठीक है, इस प्रकार से घनत्व के आधार पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। तो घनत्व के आधार पर पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता जाता है। ठीक है, परमाणविक आकार के आधार पर भी बढ़ता जाता है, घनत्व के आधार पर भी ऊपर से नीचे की ओर आने पर पी ब्लॉक तत्व क्या होता है? बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर। तो पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं का आकार, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रॉपर्टी कंप्लीट होती हैं। नंबर 6 से देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनन ऊर्जा के आधार पर पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं की आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती जाती है। आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती जाती है नाइट्रोजन परिवार की। ठीक है, और नंबर 7 देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पी ब्लॉक तत्व में नाइट्रोजन परिवार के परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटती जाती है। ठीक है, अब समझते हैं ग्रुप 15 के तत्वों के हाइड्राइड के बारे में। तो हाइड्राइड क्या होता है? हाइड्रोजन और दूसरे यौगिक के जो तत्व होते हैं उन्हें ही हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 15 के तत्वों के हाइड्राइड में पहले देखते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो नाइट्रोजन का जो हाइड्राइड बनता है वो क्या होता है? NH3, जिसे हम अमोनिया बोलते हैं, PH3। फॉस्फोरस का यानी फॉस्फीन और आर्सेनिक बिस्मिथ का इस तरीके से हाइड्राइड बनता है। तो इनका जो स्थायित्व का क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है? सबसे ज्यादा होता है NH3 का। ठीक है, और आगे जाने पर घटता जाता है PH3, ठीक है, ASH3 और SbH3
ठीक है, BiH3 इस प्रकार से होता है। और विघटन ताप यानी एक विघटन ताप जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि 2300 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, NH3 का होता है। ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस PH3 और 280 डिग्री सेल्सियस ASH3 और 150 डिग्री सेल्सियस SbH3। और जो BiH3 होता है यह अत्यंत स्थायी होता है। ठीक है, और अवस्था के आधार पर देखें हाइड्राइड के ग्रुप 15 के, तो यह क्या कि सारे क्या होते हैं, गैसेस होती हैं, गैस होते हैं। क्षारीय प्रकृति के आधार पर, बेसिक के आधार पर देखेंगे तो NH3 सबसे हाई होता है और आगे घटता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विषैला गुण। तो क्या होता है कि ये सभी हाइड्राइड विषैला गुण व्यक्त करते हैं। इनमें तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, तो यह NH3 से BiH3 तक बढ़ती जाती है, यानी अमोनिया की जो गंध होती है वो कम होती है और BiH3 तक जाने पर बढ़ती जाती हैं। ठीक है, NH3 के बाद सबसे ज़्यादा किसकी होगी, PH3 फॉस्फीन की, और उससे ज़्यादा ASH3 और उससे ज़्यादा एंटीमनी का जो वो बनता है, हाइड्राइड बनता है, उसकी होगी। और उसके बाद BiH3 की सबसे हाई होती है। ठीक है, अब समझते हैं अपचायक सामर्थ्य या शक्ति यानी रिड्यूसिंग पावर के बारे में। तो वर्ग 15 के हाइड्राइड अच्छे अपचायक होते हैं। इनकी अपचायक क्षमता NH3 से BiH3 तक बढ़ती है, क्योंकि आबंध सामर्थ्य घटने के कारण हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो इसके वर्ग 15 के जो हाइड्राइड होते हैं वो अच्छे अपचायक होते हैं और इनकी अपचायक क्षमता NH3 से BiH3 तक जानकर बढ़ती जाती है। इसका कारण होता है कि आबंध सामर्थ्य घटने के कारण हाइड्रोजन उपलब्ध कराने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, और इनकी जो बंध ऊर्जा होती है वो कम होती है। इस प्रकार से हाइड्राइड एक अच्छे अपचायक हैं वर्ग 15 के। ठीक है, आगे समझते हैं ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता। ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता में वर्ग 15 के सभी तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जो M2O3 तथा M2O5 प्रकार के होते हैं। वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, जो 15 के जो वर्ग 15 के तत्व हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो M2 और O3 और M2O5 प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। और वर्ग 15 में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों के ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। ठीक है, तो एक इस प्रकार से होता है कि NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो रंगहीन होता है, इसका कोई कलरनेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। और N2O जिसे बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी रंगहीन होता है, N2O3। ठीक है, जिसे बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, यह भी रंगहीन होता है। आगे NO2, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये इसमें भी कलर होता है, लेकिन और बाकी में कलर नहीं होता, सारे रंगहीन होते हैं। ये NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो भूरे रंग का होता है। N2O5 यह नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यह रंगहीन होता है। अब समझते हैं नाइट्रोजन के यौगिक, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका यह एक यौगिक बनाते हैं जिसे हम अमोनिया कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत, इसकी थ्योरी क्या है, सन 1774 ईस्वी में सबसे पहले प्रिस्टले ने इसे नौसादर यानी NH4Cl को गर्म करके प्राप्त किया। यह अमोनिया नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण हाइड्राइड है और इसका अणुसूत्र NH3 तथा इसका अनुपात 17 है। प्रिस्टले ने इसका नाम क्षारीय वायु रखा। सन 1785 ईस्वी में बेर्थोलेट ने सिद्ध किया कि यह नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का यौगिक है। सन 1800 ईस्वी में डेवी ने इसका अणुसूत्र NH3 स्थापित किया। यानी सबसे पहले प्रिस्टले ने सन 1774 ईस्वी में नौसादर के साथ इसे गर्म करके देखा। यह नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण हाइड्रोजन होता है। इसका अणुसूत्र जो होता है वो NH3 होता है, हम सबको पता है, और इसका अणुभार 17 है। प्रिस्टले ने इसका नाम क्षारीय वायु रखा। ठीक है,
प्रिस्टली ने ही इसका जो नाम रखा था वो क्षारीय वायु रखा था। और सबसे लास्ट में सन 1800 में ईस्वी में डेवी ने इसका अणुसूत्र NH3 स्थापित किया। इसकी उपलब्धता के बारे में यह है कि यह गैस वायु तथा मिट्टी में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के गलने व सड़ने से बनती है। यह गैस अल्प मात्रा में मिट्टी तथा जल में पाई जाती है। यानी यह जो गैस होती है यह मिट्टी की नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के गलने से बनती है। और यह गैस अल्प मात्रा में सबसे कम मिट्टी तथा जल में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो हम रिएक्शन करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं कि NH2 CONH2 जब हम इसे अल्प मात्रा में गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनाती है NH4 कितने टाइम्स 2 टाइम्स CO3। ठीक है, उसके बाद में NH4 को 2 टाइम्स CO3 को गर्म करेंगे, NH4 2 टाइम्स CO3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे इसे गर्म करने पर, तो क्या होगा, यह अमोनिया बना लेगी। ठीक है, और क्या अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और पानी बन के ये भी निकल जाएगा। ठीक है, और इसे आप तुलना कर लेना, तुलना करना तो आता होगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह कंप्लीट रिएक्शन होती है। यह संयुक्त अवस्था में ज्वालामुखी पर्वतों के समीप में पाई जाती है। ठीक है, यह कब पाई जाती है, ज्वालामुखी पर्वतों के समीप में पाई जाती है। दोस्तों अब समझते हैं हैबर विधि से अमोनिया बनाना। यह क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण कीजिए। तो यह क्या होता है, जब हम नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं तो वह अमोनिया बनता है। ये कितने अनुपात में लिया जाता है इसके बारे में गहराई से हमें जानना होता है। ठीक है, यह हम सब जानते हैं कि नाइट्रोजन भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। ठीक है, और इसे कितनी मात्रा में लिया जाता है, इसे 1 आयतन और इसका 3 आयतन लेते हैं। और इसे फेरिक मॉडल, ठीक है, उसकी उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस और 200 से 800 ATM प्रेशर पर लिया जाता है। ठीक है, मोलिब्डेनम क्रिस्टल के साथ इसे लेते हैं, लिख लेते हैं। उसका सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, और मोलिब्डेनम कितना लेते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस तापमान लेते हैं और प्रेशर कितना लेते हैं, 200 से 200 टू 800 ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या बनता है, इतनी उपस्थिति में अमोनिया का निर्माण होता है और यह ऊर्जा निकालती है 22,400 कैलोरी। इसका कंप्लीट सिद्धांत पढ़ेंगे ये किस प्रकार से होता है। तो इसका सिद्धांत यह है कि 1 आयतन नाइट्रोजन गैस तथा 3 आयतन हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कर आयरन उत्प्रेरक, जिसका अणुसूत्र है Fe2O3, तथा मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक में 200 से 800 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह उत्कीर्णीय अभिक्रिया है। ठीक है, यह ऊष्माक्षेपी क्रिया भी है। परिणामतः क्या होता है कि लाशातालिया के नियमानुसार नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस लगातार आपूर्ति करते रहते हैं, अमोनिया गैस को माध्यम से हटाते रहते हैं। अतः उच्च दाब एवं कम ताप रखने पर अमोनिया का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट करते हैं। इन सब का आप पॉज करके इन्हें नोट कीजिएगा और या फिर स्क्रीन शॉट लेकर इसे नोट कीजिए, क्योंकि नोट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हैबर विधि से बनाते हैं। आप एक और बार देख लीजिए। ठीक है, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं अमोनिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया के भौतिक गुण कुछ यही है कि पहला यह है, यह रंगीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है।
दूसरा ये है यह जल में विलय है, यह जल में घुल जाती है। तीसरा यह है जल में इसकी विलेयता बढ़ती है। इसका कारण यह है कि जल तथा NH3 के बीच अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध बनता है। जल में जो इसकी विलेयता बढ़ती है उसका एक कारण यह है कि जल तथा NH3 के बीच अंतरा अणु हाइड्रोजन बंध जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, संकरण sp2 संकरण होता है। ठीक है, यह इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो पहला यह है, यह क्षारीय गैस है, यानी लाल लिटमस को नीला कर देती है। यह अम्लों से अभिक्रिया कर अमोनियम लवण बना लेती है। ठीक है, जब हम अमोनिया को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि N और ये H4 इतना निकल जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीट बन जाता है, ऐड हो जाता है NH4Cl। ठीक है, इसके साथ ये रिएक्शन हो जाती है और यह क्या बनाती है, अमोनियम क्लोराइड बनाती है। लिख लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, जब एक और रिएक्शन करता है NH3, इसे हाइड्रोजन सल्फेट के साथ देखते हैं H2SO4। ठीक है, जब यह रिएक्शन करता है तो क्या होता है कि NH4 टू टाइम्स अलग हो जाता है, NH4 टू टाइम्स अलग हो जाता है और SO4 के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, इसकी तुलना कर लीजिएगा, इधर हो जाएगा 2। ठीक है, और तो बाकी सब ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं सेकंड रिएक्शन है, इसी ऑक्सीजन के साथ जब हम अमोनिया की क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, NH3 को यानी ऑक्सीजन शुद्ध आवाज से जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। ठीक है, क्या होता है एक और इम्पोर्टेंट बात, यह कब होता है, यह प्लेटिनम की उपस्थिति में होता है। ठीक है, Pt, और कब, एक टेम्परेचर निश्चित होता है 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाता है और पानी अलग होता है। ठीक है, अब इसकी तुलना कर लीजिएगा, इधर 4 हो जाएगा और इधर ऑप्शन 2 टाइम्स तो 5 हो जाएगा, और इधर पानी कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 4। तुलना करना तो बहुत सिंपल है, तुलना करना आप सीख लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसकी भी वीडियो चाहिए, इसे भी सीखना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां पर एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, रिएक्शन को तुलना करने, कंपैरिजन करने के लिए। अब समझते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया। अमोनिया की जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। ठीक है, एक बार कब, जब अमोनिया ज्यादा स्थिति में हो, अमोनिया एक्सिस हो, अमोनिया अधिक हो, तब एक बार क्लोरीन अलग हो तब। ठीक है, पहले समझते हैं कि जब अमोनिया अधिक हो, अमोनिया अधिक हो, ठीक है, यानी अमोनिया एक्सिस मात्रा में, अधिक मात्रा में हो, तो क्या होता है, जब अमोनिया अधिक मात्रा में होता है तो यह एक अमोनिया क्लोराइड बना लेता है, अलग होकर नाइट्रोजन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन अलग हो जाता है और यह NH4Cl बना लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, क्लोरीन के साथ अमोनिया जब अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है तो नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, और सेकंड होता है जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो। जब क्लोरीन अधिक मात्रा में हो तो क्या होगा, जब क्लोरीन अधिक मात्रा में होता है, लिख लेते हैं एक्सिस मात्रा में क्या हो, इस बार क्लोरीन हो, तो जब क्या होता है, जब एक नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है, ये बनता है, वो क्या होता है, वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। ठीक है, जब क्लोरीन अधिक मात्रा में होता है तो NH3 एक विस्फोटक पदार्थ बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं आयोडीन से क्रिया। देखें
आयोडीन। तो अमोनिया को आयोडीन से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, यह NI3 बना लेता है और HI अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, NI3 की फिर से NH3 के साथ क्रिया करते हैं तो NI3 NH3 अलग होता है और यह एक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, क्या होता है, काले कलर का होता है। इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है। आगे देखते हैं नेस्लर अभिक्रिमक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद नेस्लर रिएक्टेंट। तो K2HJ I4 यह क्या है, यह एक नेस्लर अभिक्रिमक है जिसे इसका एक नाम होता है नेशनल अभिक्रिमक का, ऑक्सीडाइमर्क्यूरिक अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, K2HgI4 को अमोनियम यानी ऑक्सीडाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड। तो यह क्या होता है, यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, Ki और HgI2। अब समझते हैं नेशनल अभिक्रिमक के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद नेशनल रिएक्टेंट। तो यह क्या होता है, इसका अणुसूत्र होता है K2HgI4 नेशनल अभिक्रिमक का, और इसका नाम होता है ऑक्सीडाइमर्क्यूरिक अमोनियम आयोडाइड। यह दो चीजों से मिलकर बना होता है, Ki और HgI2। ठीक है, यह क्या है, मर्क्यूरिक आयोडाइड है। ये पोटेशियम आयोडाइड और यह मर्क्यूरिक आयोडाइड। तो यह HgI2 NH3 के साथ क्रिया करके HgNH2I और NH4I अमोनियम आयोडाइड अलग बना लेता है। इस प्रकार से नेशनल अभिक्रिमक के साथ इसकी अभिक्रिया अमोनिया की होती है। दोस्तों अब देखते हैं यूजेस, इसके उपयोग देखते हैं। तो इसके उपयोग दो तीन हैं, इस प्रकार से हैं कि बर्फ बनाने तथा कोल्ड स्टोरेज प्रशीतक के रूप में, यानी बर्फ बनाने में जो हमारे कोल्ड स्टोरेज में प्रशीतक होता है उसके रूप में इसका अमोनिया का उपयोग किया जाता है। सेकंड, विस्फोटक पदार्थों, यूरिया, उर्वरकों आदि के बनाने में, जो हमारे खाद वगैरह में होता है उसमें विस्फोटक पदार्थों यानी यूरिया वगैरह में इसका उपयोग होता है अमोनिया का। थर्ड है, ड्राई क्लीनिंग में कपड़ों की चिकनाई इत्यादि दूर करने में, जो ड्राई क्लीन कपड़ों की, ड्राई क्लीनर्स जो होते हैं वो ड्राई क्लीनिंग करते हैं कपड़ों की, उनकी चिकनाई आदि को दूर करने के लिए हम अमोनिया का ही यूज करते हैं। दोस्तों अब समझते हैं ओजोन के बारे में, ओ यानी O3 के बारे में। ये कैसे बनता है, तीन प्रकार से बनता है, सीमेंस ओजोनाइजर और ब्राउटो ओजोनाइजर और सीमेंस एंड हॉलिस के ओजोनाइजर, तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सीमेंस ओजोनाइजर। तो यह क्या होता है, सबसे पहले हम शुद्ध वायु यानी ऑक्सीजन लेते हैं, उसे शांति विद्युत धारा में प्रवाहित करते हैं। तो और एक और चीज, अल्ट्रा वेरिएंट राइज में, यूवी लिख देता हूं, यह अल्ट्रा वेरिएंट राइज में। तो क्या बनता है, ओजोन हमें प्राप्त हो जाता है, ऑक्सीजन से ओजोन इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें एक डेल्टा हीट निकलती है, अल्फा हीट निकलती है और यह 284 किलो जूल के लगभग होती है। तो ये कैसे बनता है, हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हम क्या होता है कि हम इस प्रकार से दो गिलास लेते हैं, ये हम मान लेते हैं दो गिलास हैं, एक इस प्रकार से, ठीक है, दूसरा इस प्रकार से, यह दो गिलास लिए हमने। ठीक है, इधर साइड होल कर दिया और इन दोनों को बंद कर दिया। ठीक है, पहले हम ऐसे समझते हैं, इन दोनों को कंप्लीट बंद कर दिया। उसके बाद में क्या करते हैं कि इसमें इधर साइड होल कर देते हैं और एक इधर साइड होल कर देते हैं। ठीक है, होल करने के बाद हम क्या करते हैं कि इनके दोनों ओर कंप्लीट परत लगा लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोनों ओर परत लगा लेते हैं। ठीक है, यह इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा, अभी हम आगे देखेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, एक ओर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रवाहित, शुद्ध हवा हम प्रवाहित करते हैं, ड्राई एंड प्योर लिख लेते हैं, ड्राई एंड प्योर O2 ऑक्सीजन हम प्रवाहित करते हैं इधर साइड से। तो जब हम इधर से एक इलेक्ट्रिसिटी
के लिए हम प्रबंध करते हैं, शांत विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित करते हैं। ठीक है, इधर साइड से हम एक प्रवाहित करते हैं। तो जब हम यहाँ इधर साइड से एक शांत विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इस प्रकार से, यह शांत विद्युत धारा होनी चाहिए। ठीक है, चिंगारी वगैरह नहीं छोड़नी चाहिए, एकदम शांत विद्युत धारा होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन इधर साइड से, जब हम इधर साइड से लाइट उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, इधर साइड ओजोन बनकर निकल जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, O3 कहते हैं कि ये इधर हो जाता है ओजोनाइड्स ऑक्सीजन। कितना होता है, ये लगभग 15% के अराउंड में होता है। ठीक है, यह O3 बन जाता है, 10 लगभग इतना ही है। तो क्या होता है, यहाँ पर यह O3 बनकर निकलता है। ठीक है, इधर से हम ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन प्रवाहित करेंगे, इधर से करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, इधर से हम ओजोन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से सीमेन ने एक अपना ओजोनाइजर जो होता है उसकी एक प्रेरणा दी। ठीक है, इसकी एक थ्योरी है, इसका एक सिद्धांत और रिएक्शन दोनों में सेम होगी, लेकिन तीनों में सेम होगी, लेकिन इनके बनाने का तरीका अलग अलग होगा। ठीक है, इसका सिद्धांत भी ऐसे ही है कि शांत विद्युत क्षेत्र में शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करने पर ओजोन बनता है। ठीक है, शांत विद्युत क्षेत्र में हम शुष्क एवं शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हमें ओजोन प्राप्त होगा। लेकिन यह क्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ठीक है, हीट उत्पन्न करने वाली क्रिया होती है। तो आगे समझते हैं ब्राउटी ओजोनाइजर के बारे में, यानी ब्राउटी ओजोनाइजर किस प्रकार से होता है। तो ब्राउटी ओजोनाइजर के लिए सीमेन ओजोनाइजर के बाद एक ब्राउटी आए, फिर उन्होंने अपना ब्रांच रखा। उन्होंने कहा कि ओजोन शुद्ध ऑक्सीजन को शांत विद्युत धारा में, ठीक है, रिएक्शन बनाने का तरीका अलग सेम है बिल्कुल, लेकिन डायग्राम इनके अलग तरीके से बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही अल्ट्रा वेरिएंट राइज करेंगे और ओजोन हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक गलती हो गई, इसे कंप्लीट आप देख लीजिएगा। तुलना करना बहुत सिंपल है, आगे में अगर आप बोलोगे तो एक वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका कंप्लीट करते हैं। अब हम ब्राउटी ओजोनाइजर देख रहे हैं, तो इसके लिए हमें करना होगा, इन्होंने क्या प्रांत रखा अपना कि एक विलियन लिया। ठीक है, पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं, ये किस प्रकार से विलियन होता है। यह हम जानते हैं क्या है, यह है इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यह हमने एक सॉल्यूशन लिया है, कौन सा सॉल्यूशन है, तनु विलियन लिया है हमने H2SO4 का। ठीक है, और इसके बाद में हम इसमें दो चीज उत्पन्न होती हुई देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम इधर साइड से क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, प्योर और ड्राई। इस जगह से हम प्योर एंड ड्राई, शुष्क और शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो इधर साइड से निकलकर क्या बनता है, ओजोन बन जाता है। लेकिन कब होता है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। यह हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, यह प्लस और यह प्लस है और ये माइनस, इसमें गलती हो गई, यह इलेक्ट्रोड जो है ना इसके अंदर आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड आप इधर लिख लीजिएगा, बाकी सब ठीक है। तो इस प्रकार से ब्राउडी ने अपना ओजोनाइजर दिया। ठीक है, उन्होंने भी इसी प्रकार से कहा कि इधर से हम प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं और इधर साइड से क्या बनता है, ओजोन बन जाता है, यानी O3 निकलता है। यह कितनी
होता है यह भी 22% के अराउंड में होता है। कितना ओजोन बनता है? 22 के अराउंड में, ठीक है। यह ओजोन बन जाता है यानी O3 होता है, ठीक है। इतना दोस्तों इससे पहले जो ओजोनाइज जो ऑक्सीजन हुआ था यानी ओजोन बना था वो 50% था, उसे आप 15% कर लिया, 10 to 15% होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है? इसमें 22% होता है। इस प्रकार से ब्राउडी ने अपना ओजोनाइजर के लिए तैयार किया, है ना। सीमेन और ब्राउडी के बाद में इन्होंने अपना अब अलग ब्रांच रखा कि सीमेन एंड हॉलिस के ओजोनाइजर, ठीक है। तीसरा है सीमेन एंड हॉलिस के ओजोनाइजर। रिएक्शन वही है, सिद्धांत तीनों के सेम है, लेकिन डायग्राम से बनाने का तरीका अलग है, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या करा? इन्होंने सबसे पहले एक विलयन तैयार किया, ठीक है। उस विलयन इधर अलग कर दिया और ये अलग अलग कर दिए, ठीक है। उसके बीच में इलेक्ट्रोड रखे, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी, लिख लेते हैं माइनस इलेक्ट्रोड और प्लस इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद में हम इधर साइड से क्या करते हैं? प्योर एंड ड्राई एयर करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमें जो प्राप्त होता है वो कहाँ से ओजोन प्राप्त होता है? इधर साइड से, इधर होल कर लीजिएगा आप भी, मैंने रफली बनाया है डायग्राम, आप तो इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा क्योंकि तीनों ही ओजोन के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इधर से हम जब ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं तो इधर जाके क्या बनता है? हमें ओजोन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमेन एंड हॉलिस्के ने अपना ओजोनाइजर प्रस्तुत किया, जो कि अब हम आधुनिक में प्रयोग होता है। दोस्तों इस प्रकार से ओजोन के लिए तीनों ने अपने अपना अलग अलग ओजोन के लिए प्रस्तुत किए। इस प्रकार से हम ओजोन को समझ सकते हैं। दोस्तों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं ओजोन के लिए। तो ओजोन के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, इसके 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहला, यह हल्के नीले रंग की गैस होती है। सेकंड, यह वायु से 1.5 गुनी भारी होती है। यह गैस मछली के गंध वाली होती है, ठीक है। और चौथा यह था कि यह इस गैस का मेल्टिंग पॉइंट -250 डिग्री सेल्सियस तथा बॉइलिंग पॉइंट -112.5 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका घनत्व 2.144 होती है, ठीक है। यानी यह जो इसका कलर जो होता है वो नीले रंग की होता है और यह गैस होती है और यह वायु से 1.5 गुना भारी होती है, ठीक है। यह वायु से 1.5 गुना भारी और इसमें जो स्मेल आती है वो मछली के गंध वाली होती है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, 250 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 112.5%, 112.5% डिग्री सेल्सियस होता है और इसका घनत्व 2.144 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कंप्लीट चैप्टर को समझ सकते हैं। आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जितने भी पीछे के चैप्टर्स हैं सभी के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियोस देखकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।